नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के बारे में। 28 में 5 जोड़ने के बाद में 33 हो गए थे। ये तो थोड़ा 4-5 महीने पहले की बात हो गई, लेकिन बीच में बजट आ गया है, आर्थिक समीक्षा आ गई है, तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें अपडेट हो गई हैं। तो वो सारी अपडेट की प्रक्रिया में इसमें शामिल कर दी है, सारा डेटा इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद में एक बार बिल्कुल फ्रेश हो गई है 2023 के एग्जाम्स के लिए। तो कोई भी एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे आपके RAS का हो, SI का हो, EORO हो, यानी राजस्थान में तो सभी एग्जाम में फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल एकदम तैयार कर दिया है नए एग्जाम्स के लिए। तो 33 योजनाएं और कार्यक्रम हैं, इनको घोषित किया गया है फ्लैगशिप कार्यक्रम। सबसे पहले मैंने आयोजना विभाग की लिखी है राजस्थान जन आधार योजना, क्योंकि बाकी लगभग सारी योजनाएं आप देखेंगे राजस्थान में जो चल रही हैं वो सब जन आधार कार्ड से जोड़ दी गई हैं। तो जन आधार योजना कब शुरू हुई? 18 दिसंबर 2019 से शुरू हुई। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य के परिवारों की जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार करना और प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान किया जाना। और देखते हैं कि राजस्थान में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ तभी मिल पाता है जब आपका जन आधार कार्ड बना हुआ हो। इसके बिना तो आजकल कोई लाभ मिलता भी नहीं राजस्थान में। फिर उसके बाद में जन आधार में कुछ और नई बातें थी जो मैंने ऐड कर दी थी। ये देखिए 10 अंकीय, तो आपको पता है जो मुखिया का है वो 10 अंकीय पहचान संख्या होती है और जो सदस्य हैं उनकी 11 अंकीय पहचान संख्या होती है। इसके अलावा मुखिया कौन होती है? 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला जो परिवार द्वारा निर्धारित हो। परिवार में 18 से ज्यादा भी महिलाएं हो सकती हैं, तो जो परिवार निर्धारित करे वो इसकी मुखिया होगी। यदि ऐसी कोई महिला परिवार में हो ही नहीं 18 वर्ष या उससे अधिक की, तो 21 वर्ष या उससे अधिक के पुरुष को भी इसमें राशन का, ये जो वैसे इसको राशन कार्ड भी मान लिया गया आजकल, ये जो जन आधार है इसमें मुखिया बनाया जाता है। 4 अगस्त 2021 से जो नए नियम थे राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, उसके नए नियम लागू कर दिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार ने जन आधार कार्ड को ही राशन कार्ड घोषित कर दिया, यानी ये जो राशन वगैरह देने का काम है ये इसके माध्यम से शुरू हो गया और वो 1 मई 2022 से शुरू भी कर दिया गया कि जो राशन है वो इसी से मिलेगा। तो 5 अप्रैल 2022 को इसको राशन कार्ड मान लिया और 1 मई 2022 से जन आधार से ही राशन देना शुरू कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में ऊर्जा विभाग की, तो ये है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। तो इसमें पहले आप देखते थे कि किसान ऊर्जा मित्र योजना में हजार रुपए का अनुदान दिया जाता था बिल में हर महीने। टोटल साल में 12,000 से ज्यादा नहीं मिलता था। लेकिन यदि हो सकता है आपके एक महीने का, किसी भी महीने में बिजली का बिल हो सकता है किसान का 800 ही रुपये आया, तो उसके 200 रुपये बच गए, वो अगले महीने में एडजस्ट हो सकते हैं, यानी अगले महीने में उसको 1200 तक का भी अनुदान मिल सकता है। लेकिन टोटल 12,000 से ज्यादा का नहीं मिलता था। अब इसमें नए बजट में 2000 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है किसानों के लिए, तो ये इसमें नई बात आ गई है। तो बजट 2023-24 से 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली किसानों को दी जाएगी। कृषि कनेक्शन की बात हो रही है, घरेलू कनेक्शन पे तो हमने अलग से देखा कि 100 यूनिट की है, वो बजट के माध्यम से पढ़ेंगे। बजट, आर्थिक समीक्षा एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने अलग से इनकी PDF बना दी है आपको। जैसे पहले मैंने काफ़ी चीज़ें YouTube पे भी पढ़ाई थी और थोड़ा बहुत आपको एप्लीकेशन पे भी देखना पड़ता है हिस्ट्री 360 पे। तो ये जो हमारा RAS का एग्जाम है या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, इसके लिए राजस्थान के करंट अफेयर तो एकदम बेहतर तरीके से हम तैयार करने वाले हैं। ऐसा मतलब खाना पूर्ति का काम नहीं है। तो 2023-24 से के जो बजट है उसमें 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री देने का ऐलान किया गया है। फिर अब इसके बाद में है उच्च शिक्षा विभाग। तो उच्च शिक्षा विभाग में देखिए, एक तो कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। उसके बाद में देवनारायण स्कूटी योजना, एक वो राजीव गांधी एक्सीलेंस वाली योजना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्कूटी योजना में देखिए, पहले जब ये शुरू की गई थी 2019-20 के बजट में जब घोषणा हुई, तो ये SC की बालिकाओं के लिए थी। लेकिन बाद में ST के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए जो अलग अलग स्कूटी योजनाएं थी उन सबको मर्ज करके सभी विभागों की एक बना दी। इसके अलावा स्कूटी की बची फिर देवनारायण स्कूटी योजना, या फिर विशेष योग्य जन को अलग से स्कूटी मिलती है। तो ये ST, OBC, MBC, EWS अल्पसंख्यक वर्ग की सभी की छात्राओं के लिए हो गई। फिर इसमें किस किस को मिलती है, कौन पात्र है? राजस्थान बोर्ड में 12वीं कक्षा में 65% और CBSE बोर्ड में 75% लाने वाली बालिका, चाहे वो निजी में पढ़ी हो चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ी हो, लेकिन रेगुलर वो कॉलेज में एडमिशन ले। रेगुलर शब्द पे ध्यान रखना, आप प्राइवेट या दूरस्थ शिक्षा वाला नहीं, रेगुलर यदि नियमित रूप से वो अध्ययनरत हो, स्नातक डिग्री में प्रवेश ले, तो उसको ये स्कूटी योजना के लिए वो पात्र हैं। ऐसे ही हम देवनारायण स्कूटी योजना की बात करें तो देवनारायण स्कूटी योजना अति पिछड़े वर्ग के लिए है, और जो गुर्जर, रायका, रेबारी, इस प्रकार से। और इसमें RBSE और CBSE दोनों के लिए 50% की अनिवार्यता है। सॉरी, ये मैं क्या कर दिया,
50% की अनिवार्यता है, यानी इसमें 65-75 वाला कोई चक्कर नहीं है, 50% या इससे अधिक। हालांकि जो कोरोना वाला साल था जिसमें 12वीं की परीक्षाएं नहीं हुई थी, तो उस साल आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए गए थे, तो सबके अंक बहुत ज्यादा आ गए थे, उसमें उस साल इसका 75% कर दिया गया था। बाकी इसका नॉर्मल रूल है वो 50% का है। तो या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालय में राजस्थान जो सरकार है उसके द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक के डिग्री के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित, यहाँ देखो, यहाँ कॉलेज में आपको बाध्यता मिल जाएगी कि या तो सरकारी कॉलेज हो या राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई कॉलेज हो, उसमें नियमित रूप से कोई अध्ययनरत छात्रा हो जिसने 50% अंक आरबीएसई या सीबीएसई में प्राप्त किए हो, उसको देवनारायण स्कूटी योजना के तहत स्कूटी वितरित की जाएगी। इसके अलावा देखो, ये स्कूटी योजना का तो वैसे पार्ट नहीं है, हालांकि देवनारायण योजना के काफी सारे पार्ट हैं, उसमें से एक स्कूटी योजना आप मान सकते हैं। वैसे छात्राओं को और क्या मिलते हैं देवनारायण योजना में, यदि वो कॉलेज में ग्रेजुएशन करती है तो 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उसको हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे, और यदि वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है और 50% या उससे अधिक अंक ला रही है तो उसको प्रत्येक साल 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 10,000 और 20,000, 50% लाने पर हर साल, ठीक है। यूजी और पीजी अलग अलग। बजट 2023-24 में ये जो दोनों स्कूटी योजनाएं हैं इनको मिलाकर 30,000 स्कूटियां वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है, घोषणा की गई है। फिर उसके बाद में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ये वो वाली योजना है जिसमें विदेश में पढ़ने पर और 200 छात्राओं को जो है वो फीस उनकी दी जानी थी, ट्यूशन फीस पूरी मिलती है, बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग मिलता है। अब वो 200 की बजाय 500 कर दिए, नया अपडेट तो ये है, 200 की बजाय 500 विद्यार्थियों को भेजा जाएगा। 150 चुने हुए शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान विदेशों में वहां पर पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। अब ट्यूशन फीस तो सबकी ही उसमें माफ होती है, मतलब सरकार वहन करती है, बाकी जो खर्चा लगता है उसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग है। तो 5 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई इस योजना में राजस्थान के 200 स्टूडेंट को विदेश के 150 सिलेक्टेड संस्थानों में उच्च अध्ययन की सुविधा दी गई है। बजट 2023-24 में संख्या 500 कर दी गई है। इसके अलावा जो शर्तें हैं वो हम आगे पढ़ लेते हैं। इस योजना में देखो, एक तो 30% छात्राओं, जितनी टोटल संख्या है 500 का 30% आप देख लेना, 500 तिया 150 हो गई संख्या, तो 150 तो छात्राएं शामिल करनी जरूरी है। सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को संपूर्ण कोर्स अवधि की ट्यूशन फीस का 100% भुगतान, ट्यूशन फीस 100% मिलेगी। 8 लाख से कम पारिवारिक वार्षिक आय है तो उनको ट्यूशन फीस के अलावा जो अतिरिक्त अन्य खर्चे हैं उनका 100% भुगतान किया जाएगा। अधिकतम 12 लाख रुपए वार्षिक, ऐसा नहीं है कि मतलब 12 लाख से भी ज्यादा है तो सारा भुगतान हो जाएगा। 12 लाख से कम है तो 100%, 12 लाख से ज्यादा है तो 12 लाख रुपए तक का ही होगा। मान लो 15 लाख रखे तो 12 लाख रुपए, मतलब 13 नहीं होंगे इसमें। 8 से 25 लाख के बीच में परिवार की वार्षिक आय है तो उनको ट्यूशन फीस के अलावा अन्य खर्चों का 50% भुगतान होगा, और अधिकतम ये है 10 लाख रुपए वार्षिक तक, इससे ज्यादा का भुगतान उनको नहीं होगा। मान लीजिए उनकी फीस ट्यूशन फीस के अलावा खर्चा है वो 15 लाख है तो उसका 7.5% नहीं, सॉरी 50% मिलेगा, मतलब 7.5 लाख रुपए। अधिकतम कितना होता है, हो सकता है 10 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और 8 से 25 हो गया, 8 से कम हो गया। अब 25 लाख रुपए परिवार की जिनकी वार्षिक आय है या इससे ज्यादा है, उनको ट्यूशन फीस के अलावा और कोई भी जो खर्चे हैं उनके लिए भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको तो फिर निश्चित रूप से सक्षम सरकार ने मान लिया है। फिर उसके बाद में है स्वायत्त शासन विभाग की इंदिरा रसोई योजना। तो इसमें आपको पता है कि 8 रुपए में भोजन मिलता है और सरकार ने इसमें प्रति थाली अनुदान देती है। अभी खर्चा इतना लगता है सर, बाकी पैसा सरकार वहन करती है। तो इसमें देखिए इसकी संख्या बढ़ाकर नए बजट में 2000 कर दी। तो सब में मैंने बजट की बातें यहाँ पर ऐड कर दी हैं। तो नए बजट में इसकी बात इन्होंने 2000 कर दी है, पहले 1000 थी। इंदिरा रसोई योजना मुख्यमंत्री के कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 20/8/20 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से शुरू की गई थी। इसमें 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। 1 जनवरी 2022 को इंदिरा रसोई योजना के प्रति थाली अनुदान को 12 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया। यानी पहले 8 रुपए तो उनसे लेते थे, 12 रुपए सरकार देती थी, ठीक है। अब सरकार देती है 17 रुपए और खाने वाले को 8 ही रुपए देने हैं, तो 17 और 8 25 का हिसाब हो गया ये। यानी 8 रुपए में भोजन मिल जाता है, सरकार 17 रुपए का अनुदान देती है। फिर पिछले बजट में इनकी संख्या कर दी 1000 घोषणा की गई, और इस बजट में इनकी कुल संख्या कर दी 2000, ठीक है। तो ये इंदिरा रसोई योजना वही है, वो 2000 वाला मामला आपका अलग आ गया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें कुछ नया बदलाव नहीं आया है। 50,000 रुपए तक का जो ब्याज मुक्त ऋण है वो दिया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स हैं या और जो अनौपचारिक आवश्यक सेवाएं, नाम से स्पष्ट है शहरी क्रेडिट कार्ड, तो शहरी क्षेत्र में हो गई है। और
स्ट्रीट वेंडर्स हैं और इसके अलावा जो हेयर ड्रेसर है, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, इस प्रकार के हैं, या और बेरोजगार युवा है, उनको आर्थिक संबल देकर किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो उसके लिए 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है, यानी 50,000 रुपये जिनका ब्याज उनको नहीं लगेगा। तो इससे 5 लाख लोगों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद में है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की 1 रुपये प्रति किलो गेहूं योजना। अब 1 रुपये प्रति किलो गेहूं योजना देखिए 1 मार्च 2019 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलो प्रति राशन कार्ड, जो अंत्योदय में है उनको तो 35 किलो प्रति राशन कार्ड, तथा बीपीएल और स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो प्रति यूनिट, यानी परिवार के एक सदस्य के पीछे 5 किलो प्रति माह, ये 1 रुपये किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। यानी परिवार में 3 सदस्य हो तो 5 दिया 15 किलो मिल जाएगा उनको। और अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को कितना मिलता है? 35 किलो प्रति राशन कार्ड। ये है 5 रुपये प्रति यूनिट, 5 किलो प्रति यूनिट, यानी हर सदस्य के लिए 5 किलो। तो इस प्रकार से 1 रुपये किलो गेहूं वाली योजना चल रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं इन योजनाओं में। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, तो ये बेरोजगारी भत्ते वाली योजना है, और जब शुरू की गई थी तो 3 और 3,500 थे, बाद में इसमें 4 और 4,500 कर दिए गए हैं। ज़्यादातर विद्यार्थियों को पता भी है इसके लिए क्या चाहिए, 2 लाख रुपए तक की आयु होनी चाहिए। आयु सीमा 21 से 30 है। जिनको छूट है SC ST महिला, दिव्यांग महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, इनके लिए 35 वर्ष यानी 5 साल की इनको छूट है। कोई भी और निजी या प्राइवेट आप काम नहीं कर रहे हो जिससे आपको आय होती हो, मतलब कोई नौकरी नहीं कर रहे हो आप, या मनरेगा वगैरह में भी आप नहीं लगे हुए हो, या और कोई सरकार की ऐसी योजना हो उससे आपको भत्ता नहीं मिल रहा हो, तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। 1 साल में अधिकतम 2 लाख युवाओं को ये भत्ता दिए जाने का फैसला सरकार ने किया है। 1 जनवरी 2000, देखिए पहले मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 नाम आता था, अभी सरकार की सारी जो गाइडलाइंस है उसमें मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 आता है। इसके बाद में इन्होंने राशि भी बढ़ा दी है। इसके अलावा जो इंटर्नशिप वाला काम है सरकारी कार्यालय में, वो भी इन्होंने ऐड कर दिया है। तो आजकल इसका मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 नाम कर दिया गया है। तो 1 जनवरी 2022 से योजना नए स्वरूप में लागू हुई। ये नया स्वरूप क्या है? अब पुरुष को 4,000 और महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर को 4500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते के लिए राजकीय कार्यालयों में 3 महीने तक 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करना अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदन कौन कर सकता है? जिसकी आय 2 लाख रुपए से कम हो, 21 से 30 वर्ष की आयु हो, या महिला, और इनके लिए मैंने आपको बता दिया 35 वर्ष है, और किसी अन्य योजना में, मनरेगा वगैरह में और कोई काम में उनको लाभ नहीं मिल रहा हो, और अधिकतम 2 लाख रुपयों को दिया जाएगा। पहले देखो इसका लिखा जाता था मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019, और उस समय ये 1 फरवरी, मुख्य रूप से तो देखो ये योजना का आ जाए तो 1 फरवरी 2019 भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि योजना तो वही है, नाम भी उसका वही है। सरकार अब 2019 की जगह 2021 लिखने लगी उसके सामने। तो इसमें पहले 3,000 रुपये मिलते थे और 3,500 रुपये मिलते थे, बाद में इसमें ये कुछ बदलाव कर दिए। ठीक है, ज़्यादा इसमें नीचे वाली सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में स्कूल शिक्षा विभाग की देखो, 2 तो पीछे ही ये बाल गोपाल वाली और जो ड्रेस वाली है वो तो पीछे ही शामिल की गई थी। 28 के बाद में जो 5 जोड़ी गई थी। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये जो सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी तब घोषणा की थी कि हम राजस्थान में इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। खोल तो क्या रहे हैं, जो पहले वाले स्कूल है उन्हीं को, हिंदी मीडियम वालों को ही इंग्लिश मीडियम बना रहे हैं। अब तो पिछले बजट में 10,000 की भर्ती की भी घोषणा की थी। तो ये 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 खोलने की घोषणा की गई थी। उस साल सबसे पहले 1200 स्कूल खोलने की घोषणा की गई। पिछले बजट में 1000 स्कूल और खोलने की घोषणा की गई। इस बजट में 1000 स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 स्कूल शहरी क्षेत्र में खोलने की घोषणा की गई। इस बजट में 1000 स्कूल और खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा एक नई बात और इस बजट में यह दी गई है कि यदि किसी सरकारी स्कूल के अंदर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है और 200 विद्यार्थी, कम से कम 200 विद्यार्थी ऐसा लिखित में दे देते हैं कि वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो उस स्कूल में इंग्लिश मीडियम विंग शुरू कर दी जाएगी। वो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बनाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा इस बार के बजट में और दिया गया था। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, पहले वसुंधरा के समय, वसुंधरा राजे जब CM हुआ करती थी उनके समय अन्नपूर्णा दूध योजना चलती थी, प्रतिदिन दूध पिलाया जाता था। फिर बीच में योजना में थोड़ी सी रुकावट आई, उसके बाद में सरकार ने इसको मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के नाम से शुरू कर दिया। और अब इसमें क्या है, पाउडर के माध्यम से दूध पिलाने का फैसला किया गया मंगलवार और शुक्रवार को। बाद में
मंगलवार की जगह बुधवार और शुक्रवार को। अभी भी स्कूलों में बुधवार और शुक्रवार को पिलाया जा रहा है। हालांकि इस बजट में घोषणा की गई है कि विद्यार्थियों को प्रतिदिन दूध पिलाया जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग में अभी ऑर्डर नहीं आया है। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अप्रैल के महीने में, तब तक तो ये ऑर्डर नहीं आया है और अभी तक बुधवार और शुक्रवार को ही पिलाया जा रहा है। लेकिन जल्द ही संभावना है कि ये डेली पिलाया जाने लगा, क्योंकि बजट में ऐसी घोषणा की गई है। ठीक है, तो कक्षा 1 से 5 के लिए तो ये देखिए अलग अलग आपको दूध और चीनी की मात्रा मैंने लिख दी है। हालांकि चीनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिखने में क्या जाता है आपने। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 15 ग्राम मिल्क पाउडर में और उसको घोल करके और 150 ml बना दिया जाएगा, दूध बन जाएगा वो। उसमें 8.4 ग्राम चीनी पड़ेगी। और 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 20 ग्राम मिल्क पाउडर से 200 ml 200 मिलीलीटर दूध बन जाएगा और उसमें 10.2 ग्राम चीनी डाली जाएगी। ठीक है, मंगलवार ये शुक्रवार मैंने आपको बता ही दिया, बुधवार शुक्रवार कर दिया है। इसके लिए मिल्क पाउडर उपलब्ध कौन करवाता है? राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी। 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ये जो मिल्क पाउडर आता है ये उपलब्ध करवाया जाता है 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन इसके द्वारा। और 23-24 में दूध पिलाने की घोषणा है वो दिल्ली की कर दी गई है। इसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, पहले ही अन्नपूर्णा दूध योजना के नाम से चलती थी, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद में है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। प्रत्येक विद्यार्थी को 2 ड्रेस। कौन सी कक्षा तक? 1 से 8, 9, 10, 11, 12 को नहीं, 1 से 8 को 2 ड्रेस। उसके लिए सरकार ने निर्धारित किए 740 रुपए। अब उसमें से 540 रुपए तो सरकार ने कपड़ा खरीदने में खर्च कर दिए प्रति विद्यार्थी। अब सभी विद्यार्थियों के लिए ड्रेस भेज दी गई। उनको सिलवाने के लिए 2 ड्रेस सिलवाने के लिए सरकार ने 200 रुपए का प्रावधान किया। ठीक है, 2 जोड़े ड्रेस के 200 रुपए। टोटल इसका 2 ड्रेस का खर्चा कितना है? 740। 540 कपड़ा खरीदने का जो सरकार ने खरीद के दिया है, 200 रुपए विद्यार्थियों के खाते में भेजे गए हैं ताकि वो ड्रेस सिलवा सकें। राशि निश्चित रूप से कम है, लेकिन मेरा काम यहाँ पर इसकी जो आंकड़े हैं वो उपलब्ध करवाना है। तो 500.10 करोड़ की लागत से 67.58 लाख विद्यार्थियों को ड्रेस वितरण में सिलाई हेतु राशि दी गई है। अभी नए बजट में मैंने लिखा नहीं, क्योंकि सेम ही बात है। नए बजट में भी ये घोषणा की गई है कि इस साल भी 1 से 8 के विद्यार्थियों को ड्रेस वितरण इसी प्रकार से किया जाएगा। इसके अलावा आंगनबाड़ियों में भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आंगनबाड़ियों में जो आते हैं, उनके लिए भी 1 से 8 की तरह ही 2 यूनिफॉर्म देने की घोषणा इस वर्ष के बजट में की गई है। वो बात यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आज आप यदि मुझे सुन लेंगे तो भी आपको ये निश्चित रूप से याद रह जाएगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वन विभाग, अभी इतना समय तक किसी ने वीडियो देखा है तो वो निश्चित रूप से लाइक और कमेंट तो जरूर करना, क्योंकि इससे आगे बढ़ती हैं हमारी चीजें। वन विभाग, घर घर औषधि योजना। मुख्यमंत्री ने 1 अगस्त 2021 को अपने निवास पर गिलोय का पौधा लगाकर घर घर औषधि योजना और 72वें वन महोत्सव की शुरुआत की थी। ये 2021 की बात है, अब वन महोत्सव आगे आ गए काफी। तो 2021 से 26 के बीच प्रदेश में 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा और इसमें 4 प्रकार के 2-2 पौधे दिए जाने हैं। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, इनके 2-2 पौधे, यानी प्रति परिवार 8 पौधे दिए जाएंगे। 5 साल में 210 करोड़ रुपए व्यय कर 30 करोड़ से अधिक औषधीय पौधों का वितरण इसमें किया जाएगा। 4 पौधे, 2-2, 4 दूनी 8 प्रति परिवार। 2021 से 26 तक ये चलेगी और 1 अगस्त 2021 को ये शुरू की गई थी। ठीक है, इसी प्रकार की केंद्र सरकार की एक योजना है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने 3 सितंबर 2021 को शुरू की थी, जिसके तहत 75 लाख घरों में औषधीय पौधे पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इस अभियान का उद्घाटन जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने किया था। मतलब कई बार क्वेश्चन इसका आ जाता है, आप इसका समझ लेते हो, क्योंकि दोनों एक जैसे से ना, ये भी औषधि से संबंधित है, औषधीय पौधों से संबंधित है। तो इसलिए मैंने ये राजस्थान की योजनाओं से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैंने इसको क्लियर करने के लिए यहां पे लिखा है। आगे चलते हैं। उद्योग विभाग की राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। पहले देखिए यहां पर 2019 आता था, रिप्स, RIPS, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 थी। अब इसमें नए बदलाव कर दिए गए हैं, तो इसमें RIPS 2022 हो गई। ये जो पीछे इन्वेस्टमेंट सम्मेलन हुआ था जयपुर के अंदर, तो उसके बाद में ये नई लॉन्च कर दी, तो 2022 हो गई। तो 17 दिसंबर 2019 को पहले शुरू हुई थी। तो इसमें रिप्स 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए रिप्स 2022 राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 को 7 अक्टूबर 2022 को लागू कर दिया है। मतलब रिप्स 2022 इसको लिख दें, क्योंकि 2022 में लागू हुई है, तो रिप्स 2022, वो 19 की थी तो रिप्स 2019 बोल देते हैं। फिर ये 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी, ये एक बात याद रखनी है आपको। अब इसमें देखो कुछ टेक्निकल बातें हैं, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं आर्थिक समीक्षा वाली कुछ चीज़ें यहाँ ऐड की हैं, तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ा सा हमें जो रहेगा।
देखिए इसके अंदर कैपिटल इंसेंटिव या परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव का विकल्प न्यूनतम 50 करोड़ रुपए के निवेश पर ही दे है, लेकिन एमएसएमई सेगमेंट के लिए यह सीमा घटाकर 25 करोड़ की जाएगी। ये इस बार के बजट में है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस के बाद में जो सरकार द्वारा छूट दी जाती है वो 50 करोड़ रुपए की निवेश पर दी जाती हैं, लेकिन जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए, इस सेगमेंट के लिए वो सीमा 25 करोड़ कर दी गई है ताकि ज्यादा उद्यमियों को उन इंसेंटिव्स का, उन छूट का लाभ मिल सके। ठीक है। विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, भूमि कर, इसमें 7 वर्षों के लिए 100% छूट दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी में 75% छूट और 25% राशि का बाद में पुनर्भरण किया जाएगा। रूपांतरण शुल्क में जो भूमि रूपांतरण वगैरह करवाते हैं ना, मतलब कृषि भूमि हो उसको इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट करवाना, इस प्रकार से, तो उसमें 100% छूट दी जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी जो आपकी अक्षय ऊर्जा है उसके प्लांट्स की स्थापना के लिए स्टाम्प ड्यूटी और लैंड टैक्स में छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार की कुछ बातें बजट में दी हुई थी रिप्स के अंतर्गत, और ये RIPS 2022 हो गई, 2019 की वाली थी पहले, तो इसमें मैंने चीजें ऐड कर रखी हैं। ठीक है। बाकी आपको और जो डिटेल है वो बजट के अंदर मिल जाएंगी। अब इसके बाद में है चिकित्सा विभाग वाले से पहले कुछ और है। देखिए ये बच गए थोड़े, इसके उद्देश्य वगैरह बच गए। इसके अलावा ये जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है, इसमें राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 जो पीछे करंट अफेयर के महीनों में मैंने दी थी, के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन की इकाइयों को दे और जमा SGST जो स्टेट GST है उसका 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण, यानी ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत जो निवेश करेंगे उनकी जो GST लगेगी उसमें स्टेट GST का जो पार्ट होता है, एक तो सेंट्रल GST होती है, एक स्टेट GST का जो पार्ट है उसका 100% पुनर्भरण 10 सालों तक किया जाएगा। इस योजना के उद्देश्य क्या है RIPS 2022 के? विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों, अर्थव्यवस्था में आप पढ़ते होंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के, उसमें पहला क्षेत्र कृषि और सहायक क्षेत्र होता है, दूसरा उद्योग या विनिर्माण क्षेत्र होता है, फिर तीसरा सेवा क्षेत्र होता है। तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को 15% वार्षिक वृद्धि दर से विकास करने का लक्ष्य है इस RIPS 2021-22 में। 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना, ये इसका एक उद्देश्य है। हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरणों, इस प्रकार के नवीन क्षेत्रों की यदि कोई निवेश लेकर आता है तो उनको और ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा और ज्यादा छूटें दी जाएंगी। पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास करना। अब ये पढ़ने में ये तो लग रही है हाँ ये तो कुछ नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन आते हैं ना कि 4 बताइए कि निम्न में से कौन सा RIPS का एक उद्देश्य नहीं है, तब है तो थोड़ा ध्यान से देखा करो सारी चीजों को। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, खासतौर से आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर या RAS वगैरह जैसी परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो आपको मतलब हर चीज में थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने तारीख याद कर ली और कुछ 2-4 आंकड़े याद कर लिए, उससे काम नहीं चलता। फिर है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की। देखिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ज्यादातर ये चिरंजीवी वाली बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें कुछ अपडेट हुए हैं वो इसमें शामिल हैं। बाकी तो देखो ये थोड़ा सा इसमें विवरण ज्यादा होता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। 1 मई 2021 से ये योजना लागू हो गई। पहले इसका ट्रायल था अप्रैल में, फिर उसके बाद में 1 अप्रैल 2021 से ये लागू हो गई। योजना में 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज का प्रावधान था जब योजना शुरू हुई। पिछले बजट में इसको कर दिया गया 10 लाख, इस बजट में इसको कर दिया गया है 25 लाख। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी। 2023-24 में 25 लाख कर दिया गया है। शुरुआत में इसमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल थी? उसमें 1576 पैकेज थे, अभी उसकी संख्या कर दी गई है 1633। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखें 1633। और इलाज अब कितना हो गया है? 25 लाख रुपए तक। 2 चीजें हो गई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। लागू कब हुई थी? 1 मई 2021 से। 3 बातें हो गई यहाँ पर। किस बजट में घोषित हुई थी? 2021-22 के बजट में सबसे पहले। अब इसके अलावा देखो, अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले के चिकित्सकीय परामर्श, जांच, दवा और डिस्चार्ज के बाद के 15 दिन का संबंधित पैकेज से जुड़ा चिकित्सा खर्च भी इसमें शामिल है। यानी आप हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 5 दिन हो सकता है आपने किसी प्रकार की कोई दवाई ली हो, या उसके बाद में 15 दिन तक आपकी कोई दवाइयाँ पानी और जो खर्च है उन सब का खर्चा भी इसमें ऐड करके वो भी निःशुल्क है। अब इसमें आर्थिक समीक्षा 2022-23 में जो दिया हुआ है मैंने लिख दिया है कि 899 प्राइवेट और 834 गवर्नमेंट अस्पताल इससे जुड़ चुके हैं। इनकी संख्या बदलती रहती है, लेकिन आर्थिक समीक्षा का जो आंकड़ा है वो मैंने इसमें लिख दिया है। खुदा न खास्ता कल कोई पूछ ले कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार इस योजना से जुड़े हुए अस्पताल कितने हैं, हालांकि संभावना नहीं है।
ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। आप देखिए चिरंजीवी वाली और आ जाएगी ये दूसरी। अब इसी का विवरण देखो, इसमें किस किस को फ्री मिलता है, किसको 850 रुपये देने पड़ते हैं बजट 2022 में, और किसको छूट दी गई है, वो बातें हैं। तो कैशलेस योजना है, इसमें ऐसा नहीं है कि पहले पैसा देना है बाद में बिल दिखा के आपको पैसा उठाना है, ये कैशलेस है, उसमें देना ही नहीं है पैसा, अस्पतालों को सीधा गवर्नमेंट की ओर से मिलेगा। फिर इसके साथ में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ये भी 1 मई 2022 को शुरू की थी। इसमें दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपए का बीमा था, अभी ये बढ़ा के कर दिया गया है 10 लाख रुपए निःशुल्क। मतलब ये जो बीमा योजना है वो किस किस के लिए फ्री में सरकार प्रोवाइड करवा रही है, मतलब उसके लिए किसी भी प्रकार का आपको प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। एक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में चयनित परिवार सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011, इसके अंतर्गत जो पात्र परिवार हैं समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु और सीमांत कृषक। लघु और सीमांत कृषक की कमेंट में बताओ कौन कौन की क्या क्या, मतलब सीमांत किसको कहते हैं और लघु कौन होते हैं, कितने हेक्टेयर जमीन में लघु और सीमांत का मामला होता है। कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त परिवार ये, और इसके अलावा इसमें एक ईडब्ल्यूएस शामिल कर लिया गया है। ये बजट 2023 का जो अपना बजट है उसमें ईडब्ल्यूएस को भी इसमें, यानी इनको जो प्रीमियम है वो नहीं देना पड़ेगा, फ्री में इनके लिए ये योजना लागू हो जाएगी। बाकी को साल में 50% भुगतान करना पड़ता है, उस वो 50% राशि कितनी है 850 रुपए। इनके अलावा जो शेष परिवार हैं वो 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष राशि भुगतान करेंगे तो उनके लिए ये योजना उपलब्ध होगी। ठीक है, मतलब ये भी सरकार ने माना है कि इसका जो साल की जो प्रीमियम है वो 1700 रुपए है, उसमें से 850 रुपए सरकार अपनी तरफ से और 850 रुपए आपको देने हैं। ठीक है, तो ये 50% यानी 850 रुपए बाकी परिवारों को देकर साल भर का वो अपना इस प्रकार से इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सितंबर 2021 से जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना है वो इसमें विलय कर दी गई राजस्थान के लिए। कोविड-19 और ब्लैक फंगस इनका भी, म्यूकरमाइकोसिस थी ये, इनका भी इलाज है वो निःशुल्क किया गया इस योजना के अंतर्गत। 20 सितंबर 2021 से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मर्ज कर दी गई। तो ये चिरंजीवी वाला है मामला, काफी थोड़ा सा बड़ा विवरण हो गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना काफी पहले से 2011 से 2 अक्टूबर 2011 गांधी जयंती 2011 से चलती आ रही है, और इसमें इंडोर आउटडोर रोगियों के लिए योगी बता रहा हूं मैं, दवा सूची में शामिल 1594 दवाइयां, 928 सर्जिकल आइटम और 185 सूचर्स आइटम। ये सूचर्स लिख रखा है, सूचर्स में जो टाँके वाके लगाते हैं उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है, अब पता नहीं 185 क्या हो गया, लेकिन है ये आर्थिक समीक्षा में मैंने अपडेट देखा है उसी के अनुसार लिखा है। तो ये निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो 2 अक्टूबर 2011 से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये 7 अप्रैल 2013 को, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस आता है, उसके अवसर पर यह शुरू की गई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इसमें क्यों लिखनी पड़ रही है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्लैगशिप कार्यक्रम, ये सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में शामिल है। शुद्ध के लिए युद्ध, यानी जो मिलावटखोर हैं उनको पकड़ने के लिए, जनता को जो स्वस्थ भोजन है वो मिले, इसके लिए ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 को आरंभ किया गया था। इसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये चलाया जाता है। शुद्ध के लिए युद्ध इसमें विशेष तौर पर आपको याद रखना है 26 अक्टूबर 2020 को, चिकित्सा और स्वास्थ्य और उपभोक्ता मामले दोनों विभागों के द्वारा। निरोगी राजस्थान अभियान, अब इसमें देखिए ये एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से 18 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था निरोगी राजस्थान अभियान। राज्य सरकार ने अपना 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 18 दिसंबर, क्योंकि 2018 में बनी थी सरकार, तो 18 दिसंबर 2019 को सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर से निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की। इसमें मौसमी संचारी रोग हैं या असंक्रामक हैं, प्रदूषण के आदि पर नियंत्रण का प्रयास किया जाएगा इसके माध्यम से। इसके लिए प्रत्येक गांव और शहरी वार्डों में एक महिला और पुरुष को स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया जाएगा। 2020-21 में राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए के निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष के गठन की घोषणा की। तो बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीजें है नहीं, 18 दिसंबर 2019 को तो ये शुरू हुई है योजना, ये आप देख लेना। और इसके अलावा 2020-21 में इसके लिए जो 100 करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष ये गठित किया गया, ये इसमें ठीक है बात। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इसी को विस्तारित करते हुए 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना शुरू की गई। 1 मई 2022 ही आप याद रखना। और इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2022 से राजकीय अस्पतालों के ओपीडी और आईपीडी में पंजीकरण निःशुल्क शुरू किया गया है। 1 अप्रैल से इसका ट्रायल शुरू किया गया, 1 मई 2022 से यह पूर्ण रूप से प्रारंभ की गई। तो ओपीडी आईपीडी में निःशुल्क हो गया सारा मामला इसके कारण। आगे चलते हैं, इधर आ जाओ। अब
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, देखिए सबसे ज्यादा योजनाएं इसमें चिकित्सा में पड़ी और ये सबसे ज्यादा इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, ध्यान रखना इसमें MBC नहीं है, OBC नहीं है, EWS नहीं है, SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग के वो परिवार जो BPL में शामिल है। और 18 साल से कम उम्र में तो वैसे भी सरकार अलाउ ही नहीं करती, तो ये 18 साल वाला तो आपको याद रह ही जाएगा। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो हैं शेष सभी वर्गों के BPL परिवार, बाकी जो जितने भी वर्ग बच गए उनमें भी BPL की तो शर्त है ही, BPL परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार या आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों और पालनहार योजना में लाभार्थी की यदि बेटियां हों या महिला खिलाड़ी हो, तो उनके, महिला खिलाड़ी का स्वयं का विवाह हो, तो उनके लिए 21,000 रुपए की सहायता। यानी SC ST और अल्पसंख्यक इनके लिए तो हो गए 31,000 रुपए। BPL बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है, इसके अंदर ध्यान रखना आप है। तो SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के लिए तो 31,000 रुपए, बाकी वर्गों के लिए 21,000 रुपए, एक महिला खिलाड़ी वाला अलग है इसमें, ठीक है। सभी वर्ग की 10वीं पास कन्याओं को 10,000 और स्नातक पास कन्याओं को 20,000 की अतिरिक्त सहायता दिए जाने का प्रावधान है। यह योजना 7 अक्टूबर 2009 को शुरू की गई थी। पहले इसका नाम था सहयोग और उपहार योजना। अब देखिए आजकल इसकी डेट नहीं दी जाती क्योंकि सरकार कहती है कि नई योजना है, लेकिन ये इस प्रकार की योजना पहले से चलती आ रही थी। यदि वो जो जिनका विवाह हो रहा है ऐसी लड़कियों का, यदि वो 10वीं पास हैं तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। यदि BA BSc BCom यानी स्नातक किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उनको 20,000 रुपये की एक्स्ट्रा सहायता दी जाएगी, ठीक है। सिलिकोसिस नीति, तो सिलिकोसिस ये जो पत्थर वगैरह का काम करते हैं, काटने का, तोड़ने का, घिसने का, उनको ये बीमारी हो जाती है। तो 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति प्रारंभ की गई, ठीक है। बीमारी किनको होती है ये हम सामान्य तौर पर जानते ही हैं। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। यदि प्रमाणित हो जाए कि इसको ये रोग हो गया है तो उसके पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिजनों को 2 लाख रुपए मिलेंगे और इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। रोग प्रमाणीकरण पर 3 लाख रुपए, मृत्यु होने पर परिवार को मिलेंगे 2 लाख रुपए और 10,000 रुपए उसको मिलेंगे अंतिम संस्कार के लिए। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन के रूप में जब तक वो जीवित है उसको 1,500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी है उसको, देखिए पहले तो ये राशि इस प्रकार से हुआ करती थी, 55 साल से कम उम्र की उसकी पत्नी है तो 500 रुपये, 55 से 60 के बीच की है तो 750, 60 से 75 की है तो 1,000। अभी आपने देखा होगा कि जितनी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं उन सब पेंशन योजना में न्यूनतम राशि कर दी गई है 1,000 रुपये, तो इन सबको 1,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। लेकिन 75 से ऊपर है तो वो राशि है 1,500 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें और कोई अपडेट आएगा सिलिकोसिस में, यदि इसमें 60-75 के बीच में और बढ़ाते हैं राशि तो उसका जैसे अपडेट आएगा वो हम करंट अफेयर में जो हर मंथ PDF देते हैं उसके अंदर देख लेंगे। तो ये आप इसमें ध्यान रखना। फिर इसके बाद में और जो सिलिकोसिस पीड़ित परिवार है उसको आस्था कार्डधारी परिवार वाली या जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है NFS है उसके जो लाभ है वो सारे इनको मिलते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन सम्मान योजना, तो ये जो एकल नारी से नाम से स्पष्ट हो गया कि विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, 18 वर्ष तो आयु होनी चाहिए, उससे पहले तो विवाह ही नहीं मानती सरकार। तो 1 जून 1974 से काफी वर्षों से ये योजना चल रही है। ऐसी महिला जिसका आय का कोई स्रोत नहीं हो या समस्त आय के स्रोतों से 48,000 रुपए से ज्यादा उसकी आय नहीं हो। ये 48,000 वाला नियम किसके लिए लागू नहीं है? BPL, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति और HIV एड्स पॉजिटिव एकल महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है, यानी इस प्रकार का उनको आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके अंतर्गत राशि क्या है? पहले देखिए वो 18 से 55 तक 500, फिर 55 से 60 750, 60 से 75 में 1,000 रुपये था। अभी न्यूनतम 1,000 कर दिया गया तो इस सब में 1,000 हो जाएगा। 75 या उससे अधिक आयु के लिए 1,500 रुपये। थोड़ा सा आसान हो गया है, सरकार जब तक डेटा अपडेट नहीं करती है तो 1,000-1,500 याद रखना है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन समाज योजना, वृद्ध किसको माना गया है? महिलाएं 55 साल से ऊपर और पुरुष 58 साल से ऊपर, 58 या 58 प्लस, 55 या 55 प्लस। तो जिनकी स्वयं या जीवन साथी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो, उन्हीं को छूट है। जो पीछे हमने पढ़ा उनको आय संबंधी ये जो 48,000 वाला उनके ऊपर लागू नहीं है। तो पहले देखो 75 साल से कम का जो होते थे, यानी 55 से 75, 58 से 75 के बीच में, उसमें मिलते थे 750, 75 से ऊपर मिलते थे 1,000। अब देखिए इसमें 1,000 ही कर दिया गया तो इसमें और कोई आंकड़ा ही नहीं है।
अब 75 से ऊपर वालों के लिए सरकार यदि बढ़ाती है पेंशन की राशि तो आगे हम देख लेंगे, उसका विवरण दे देंगे। अभी तो यही है, बिल्कुल आसान हो गया कि सबको क्या मिल रहे हैं, 1000 रुपये, 55 महिला के लिए और पुरुष के लिए 58। आय का कितना है, 48,000। किन को छूट है वो अलग से हमने लिखी हुई है, पीछे भी लिखी हुई है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। अब देखिए, दिव्यांग हो या प्राकृतिक रूप से बौनेपन का शिकार हो या ट्रांसजेंडर हो, तो राजस्थान का मूल निवासी हो, राजस्थान में रह रहा हो, जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 रुपए तक हो। इसमें 48 वाला नहीं है, 60,000 रुपए का है। इसमें देखो, बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, सहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति, इनको आय संबंधी शर्त में छूट सब में दी गई है। योजना अंतर्गत 55 वर्ष से कम आयु की महिला और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष पेंशनर को 750 रुपए, अभी 2023-24 में 1000 कर दिया इसको। और 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु, यानी 1000 रुपये, 55 और 58 से 20 के बीच 75 के रूप में। तो 1000 अपने आप ही हो गया, वो 1000 है, तो ये बढ़ा देंगे तो आगे बात कर लेंगे हम। 75 से ज़्यादा है तो 1250 रुपये। यदि कोई सिलिकोसिस पीड़ित है या कुष्ठ रोग पीड़ित है उसके लिए 1500 रुपये है विशेष योग्यजन को। तो ये आप 1000, 1250, 1500 याद रखना है। पालनहार योजना, अब देखिए इसमें अपडेट किया गया है और इसमें मैंने एक बार थोड़ा सा विशेष तौर से अलग अलग करके लिख दिया है। यह योजना 8 फरवरी 2005 को लागू हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेट, ये योजना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, 8 फरवरी 2005 को लागू हुई थी। योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे, अब देखिए अनाथ बच्चों की कैटेगरी अलग है, ठीक है, और जिनका एक माता पिता जीवित हो, जो अन्य श्रेणी के बच्चे हैं, उनकी अलग है। यानी अनाथ बच्चों के लिए अलग राशि मिलती है, अन्य श्रेणी के बच्चों के लिए अलग मिलती है। दोनों ही पालनहार योजना में काउंट होते हैं। न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, एचआईवी पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है। इसमें अनाथ की कैटेगरी अलग है, बाकी सारी कैटेगरी अलग है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के आधार पर इसमें राशि का विवरण आपको इसके अंदर दिया हुआ मिलेगा। देखो, पालनहार योजना का लाभ कौन ले सकता है, जिसकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से ज्यादा न हो, ठीक है, ये शर्त हो गई। बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो, 18 वर्ष तक का होगा तब तक ही ये मिलेगी। और आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से वो राजस्थान में रह रहा हो। अब देखिए, अनाथ बच्चों के लिए 2 श्रेणियां हैं। 0 से 6 वर्ष के बीच का है तब तो 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, और यदि 6 से 18 साल के बीच का है तो 2500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, उसके बाद में नहीं मिलता। 1500 और 2500 ये तो हो गया अनाथ बच्चों के लिए। 0 से 6 वर्ष के अन्य श्रेणी के बच्चे हैं तो 750, और 6 से 18 के बीच में अन्य श्रेणी के बच्चे हैं तो उनको मिलेंगे 1500। तो अनाथ वाले में तो आप याद रखना 1500 और 2500, 0 से 6, 6 से 18, और अन्य श्रेणी में आप पालनहार में याद रखना 750 और 1500। ये अन्य श्रेणी है, ये अभी बजट में ही बढ़ाई गई है। पीछे आपको ये 500,000 के आसपास दिखती होगी राशि, अभी इसमें बढ़ा दिया गया है। मैंने नए बजट वाले सारे डाटा इसके अंदर डाल दिए हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, देखिए एक तो अनुप्रति योजना है जिसमें मतलब वो प्री वगैरह पास करने पर, आईएएस आरएएस प्री वगैरह पास करने पर वो रुपए मिलते हैं, वो अलग है, वो फ्लैगशिप में नहीं है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ये फ्लैगशिप में है, अभी पीछे ही शामिल की गई थी फ्लैगशिप के अंदर। 5 जून 2021 को ये शुरू की गई। अब इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्यक और विशेष योग्यजन श्रेणी के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो। शुरू कब हुई है? 5 जून 2021 को। या जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। जो राजस्थान की 7वें जो वेतन आयोग था उसमें मैट्रिक्स दी गई है 1 से लेकर और आगे तक, वेतन के आधार पर, कम वालों जो मतलब जॉब है उसके आधार पर। जैसे आप शिक्षा विभाग की बात करेंगे तो ग्रेड 3 अलग श्रेणी में मिलेगा, फिर ग्रेड 2 अलग में, फिर ग्रेड 1 अलग में, वाइस प्रिंसिपल अलग में, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल अलग में, मतलब हर विभाग में इस प्रकार से है। तो लेवल 11 पे मैट्रिक्स में 11वें लेवल तक की जो नौकरी में यदि किसी का माता पिता हो तो उनको लाभ मिलेगा। 12, 13, 14 आगे जो लेवल में, उस लेवल के यदि उनके पास जॉब है गवर्नमेंट जॉब में, पे मैट्रिक्स में उस श्रेणी में आते हैं 11 से ऊपर की श्रेणी में, तो उनको, उनके बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए दिया होगा। ऐसा नहीं कि करते ही रहे कोचिंग, सबके लिए नंबर आ जाए, इसके लिए 1 वर्ष के लिए दिया होगा।
1 अप्रैल 2022 से अनुप्रति कोचिंग योजना में लाभान्वित अभ्यर्थियों की संख्या 1000 से 15,000 की गई। अभी बजट में क्या कर दी गई है, 30,000 कर दी गई। किस योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए की, नहीं सॉरी 30,000 विद्यार्थियों को ये फ्री कोचिंग दी जाएगी। इसका भरण सरकार करती है वहन अपनी तरफ से। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या जो अधीनस्थ परीक्षा है, एसआई या 3600 ग्रेड पे तक की या पे मैट्रिक्स लेवल 10 से ऊपर की कोई अन्य परीक्षा, रीट राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 या पे मैट्रिक्स लेवल 5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा, इंजीनियरिंग मेडिकल यानी ये नीट जेडबल हो गया, प्रवेश परीक्षा, क्लैट परीक्षा, इसकी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को, अब देखिए इतनी सारी श्रेणियां तो क्या याद रहेंगी, एक बार पढ़ोगे लगभग याद हो जाएंगी, ठीक है। मैट्रिक्स वगैरह ग्रेड पे में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इन सब को इसका लाभ मिलेगा। और अभी पीछे लिस्ट भी आई थी, उसमें सबसे ज़्यादा सीटें तो थी नीट और ये जो इसको क्या बोलते हैं जेडबल मेडिकल और इंजीनियरिंग वाली प्रवेश परीक्षा उसके लिए थी। तो ये टोटल अब संख्या 30,000 कर दी गई, ये नया अपडेट है इसके अंदर। परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि आवेदन ज़्यादा हो सकते हैं तो किसको लिया जाए। चयन के समय यह प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थियों में कम से कम 50% छात्राएं हों। अभी हमने छात्रों वाला ऐसा रूल किसमें देखा था, 30% का। राजीव गांधी जो एकेडमिक एक्सीलेंस योजना थी विदेश में पढ़ने के लिए 500 विद्यार्थियों की योजना जो है, उसमें 30% छात्राएं होनी जरूरी है, इसमें 50% छात्राओं के लिए दिया गया है। अपना घर छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान में कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन और आवास के लिए 40,000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। फीस का तो सरकार के जिम्मे हो गया, ये जो अतिरिक्त राशि है अन्य खर्चों के लिए 40,000 रुपये प्रतिवर्ष, ठीक है। ये अन्य अगर दूसरे शहर में जाते हैं तो, उसी शहर के हैं तो नहीं मिलेगा, ये हो गया। अब इसके बाद में है कृषि विभाग की, अब इसका नाम देखिए बड़ा सारा है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। कृषि प्रसंस्करण यानी कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत करके और उत्पाद बनाने से संबंधित जो उद्योग हैं, जैसे कि आप गन्ने से गुड़ और चीनी बनाने के उद्योग हैं, कपास से कपड़ा या धागे बनाने के उद्योग हैं, इस प्रकार के, तो उनके लिए ये नीति 12 दिसंबर 2019 को लागू की गई नीति है। ये 12 दिसंबर 2019 कब तक प्रभावी रहेगी, 31 मार्च 2024। कई सारी नीतियां हैं जो 2024 तक प्रभावित रहेंगी। कृषक उत्पाद संगठन यानी जो किसान है या किसानों से संबंधित चीजें का उत्पादन करने वाले संगठन है, कृषि उद्योग या विपणन से जुड़े व्यक्ति समूह संस्था प्रतिष्ठान, ये सब इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन लाभ अलग अलग है। कृषक व उनके संगठनों को परियोजना लागत का 50%, अभी बजट में इसको कर दिया गया है 75%, हाँ 75%, तो अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का, इसमें कोई बदलाव वहां पर मुझे नहीं दिखा। और अन्य पात्र उद्यमियों को 25%, अधिकतम 50 लाख रुपए का पूंजीगत अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अभी मैं इसमें बता देता हूं नीचे क्लियर करके। देखिए, यदि किसान और उससे जुड़े हुए संगठन यदि इस प्रकार का उद्योग लगाते हैं, इस प्रकार का काम करते हैं, तो उनको परियोजना लागत का 50% अनुदान मिलेगा, पूंजीगत अनुदान। अधिकतम कितना हो सकता है, 1 करोड़। और अन्य पात्र उद्यमियों जो किसान और उनके संगठनों के अलावा कोई इस प्रकार का काम करना चाहता है, कृषि प्रसंस्करण से संबंधित या कृषि निर्यात से संबंधित, तो उनको 25% अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम 50 लाख। अब ये 50% और 25% को कितना किया गया है, 75 और 50, यानी ये 50 वाला किसानों वाला तो हो गया 75 और ये अन्य उद्यमियों वाला ये हो गया 50% नए बजट में, ठीक है, इसको आप देख लेना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME नाम इसमें बार बार हम लिखते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना एक तो ये है, ये 13 दिसंबर 2019 से लागू है, 13 दिसंबर 2019 से, और इसका उद्देश्य है उद्यमों की सरल स्थापना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाना है। यानी एक तो जो नया उद्योग लगाए उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसका जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसको कोई प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और उसको आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। प्रदेश में नए उद्यमों की स्थापना और पूर्व स्थापित उद्यमों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 25 लाख तक का यदि खर्च है तो 8% का अनुदान ब्याज में, 5 करोड़ तक का है मामला, 25 लाख से 5 करोड़, तो उसमें ब्याज में अनुदान कितना मिलेगा, 6% अनुदान मिलेगा ब्याज में, जो ब्याज है उसका 6% अनुदान
गवर्नमेंट की तरफ से। और यदि 5 से 10 करोड़ रुपए तक का मामला है तो 5% ब्याज अनुदान दिया जाता है। 25 लाख तक 8%, 25 लाख से 5 करोड़ तक 6% और 5 से 10 करोड़ तक 5% ब्याज अनुदान इस योजना के। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, यानी उनको ब्याज कम दर पर मिल जाए उसके लिए व्यवस्था की गई है ताकि वो उद्योग लगाने के लिए आगे आए। MSME वही नाम है इसका, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, स्थापना और संचालन की सुविधा अधिनियम 2019। ज्यादातर जो सरकार के पंपलेट आते हैं उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है ये नाम, मैंने हिंदी अनुवाद कर दिया इसका। तो MSME स्थापना और संचालन की सुविधा के लिए एक अधिनियम लाया गया 2019 में, वो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और प्रवर्तन का सरलीकरण सुगमीकरण ये अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत उद्यमी को 3 वर्ष, अब 2023 नहीं 2000 पिछले बजट में कर दिया गया था। देखो, इसके तहत उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी प्रकार की स्वीकृति और निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। यानी विभिन्न प्रकार के, जैसे कोई पर्यावरण विभाग है, ये विभाग, वो मतलब कितनी सारी स्वीकृतियां लेती हैं उद्योग स्थापना करने के लिए। तो 3 साल तक उनके लिए कहा गया कि आपको कोई स्वीकृति नहीं लेनी, कोई आपकी जांच नहीं करेगा, कोई निरीक्षण नहीं करेगा। 2022 के बजट में ये कर दिया गया 5 साल के लिए, ये आपको कोई निरीक्षण नहीं करेगा। मैं पिछले बजट की ही बात कर रहा हूँ। इस हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल rajudyogmitra.rajasthan.gov.in शुरू किया गया है। ये देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आजकल जो भी GST वगैरह में पंजीकरण के लिए उद्यम हमारा ये जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नए उद्यम का राजस्थान में, तो ये है उद्यम registration.gov.in, ये पोर्टल काम आता है। ठीक है, तो MSME इकाई को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करना होता है। एक प्रकार का आवेदन पत्र है कि मैं एक उद्योग की स्थापना करना चाहता हूं। तुरंत बाद उनको एक पावती प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है इस पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा सा और बचा है, 2 विभागों की योजनाएं बची हैं। ये तो देखिए पहले वाला वही चल रहा है। 3 विभागों की, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, तो जन सूचना पोर्टल 2019 ऐसा पोर्टल RTI के धारा 4(2) से प्रेरित होकर बनाया है और RTI के अंतर्गत इस प्रकार का पोर्टल बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। 13 सितंबर 2019 को, तो देखिए हर किसी की डेट मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा याद नहीं हो सकती, लेकिन आपको इसकी डेट याद रखनी चाहिए। 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल का लोकार्पण किया गया। वर्तमान में जो आर्थिक समीक्षा आई थी अभी, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है 115 विभागों की 331 योजनाओं सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। भविष्य में हो सकता है संख्याएं बढ़ जाएं, लेकिन आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये नया डेटा है। आमजन द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी जन सूचना पोर्टल, ये तो लगता ही है सभी में, जन सूचना .rajasthan.gov.in मोबाइल ऐप तथा सेल्फ, ये तो वेबसाइट हो गई, ये एक मोबाइल ऐप और सेल्फ सर्विस ई-मित्र प्लस कियोस्क के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005 में जो आया था, एक्ट के तहत इस तरह का पोर्टल बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ठीक है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये दूसरे बच्चे के जन्म पर जो किस्त दी जाती है 5 किस्तों में 6000 रुपए की राशि, उससे संबंधित है। जब ये योजना शुरू की गई तो किन किन जिलों में? 5 जिलों में, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बारां में शुरू की गई। BPL परिवार के लिए योजना है, याद रखना आप। तो 19 नवंबर 2020 को ये योजना शुरू की गई। ठीक है, तब ये 5 जिलों के लिए शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2022 से ये पूरे राजस्थान में लागू की गई। पिछला जो बजट था 2022-23 का, उसमें घोषणा की गई। ज्यादातर आप देखते हैं जो बजट की घोषणा है वो अगले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू हो जाती हैं। तो बजट घोषणा 2022-23 से ये 1 अप्रैल 2022 से पूरे राजस्थान में लागू हो गई। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने हेतु दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थियों को 5 किस्तों में 6000 रुपए की राशि दी जाती है। 5 किस्तों में 2 किस्तें जन्म से, बच्चे के जन्म से पहले मिलती हैं। एक तो गर्भावस्था की जांच और पंजीकरण पर 1000 रुपए, फिर प्रसव पूर्व एक और जांच होती है तब 1000 रुपए और दिए जाते हैं। संस्थागत प्रसव पर, संस्थागत प्रसव का मतलब ये है कि आप मान्यता प्राप्त अस्पताल में प्रसव करवाएं, ऐसा नहीं कि घर पर मतलब अप्रशिक्षित दाई या इस प्रकार से प्रसव करवाते हैं तो उनको नहीं मिलती। फिर तो संस्थागत प्रसव करवाने पर 1000 रुपए और मिलते हैं। फिर उसके बाद में जन्म के 105 दिन तक सारे टीकाकरण हो जाए और जन्म का पंजीकरण भी करवा लिया जाए तो 2000 रुपए मिलते हैं तीसरी किस्त के अंदर। फिर उसके बाद में 3 माह के, अच्छा ये चौथी हो गई है,
चौथी किस्त में 2,000 रुपये मिल गए। फिर उसके बाद में 3 माह के भीतर परिवार नियोजन के साधन अपनाने पर, क्योंकि दूसरा बच्चा है और सरकार हतोत्साहित करती है 2 से अधिक बच्चे करने पर, मतलब उत्साहित उनको प्रोत्साहन नहीं देती सरकार किसी प्रकार का। तो यदि परिवार नियोजन के साधन अपनाते हैं तो उनको 1,000 रुपये और दिए जाते हैं। सिर्फ बीपीएल महिला ही इस योजना की पात्र हैं, ध्यान रखें। इसका आदर्श वाक्य है, संपूर्ण पोषण बनाए संतान को चैंपियन। वो एक गोल चक्र में हॉस्पिटल के आगे लिखा रहता है नीचे, संपूर्ण पोषण बनाए संतान को चैंपियन, इस प्रकार से। तो इसका आदर्श वाक्य हो गया। और ये इसमें कुछ खास है नहीं। पर्यटन विभाग का ये जो फ्लैगशिप में पीछे 5 शामिल की थी उसमें कि पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। यानी पर्यटन के संबंध में जितने भी नियम कानून मानदंड रेगुलेशन जो सारे हैं जो उद्योगों पर लागू होते हैं, वही पर्यटन विभाग के से संबंधित जो कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी निर्माण करेंगे उस पर लागू हो जाएंगे। तो यानी पर्यटन है ये भी एक इंडस्ट्री के रूप में अब मान लिया गया है। 18 मई 2022 को पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी को उद्योग का दर्जा देने संबंधी प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। यानी अब जो भी टैरिफ हैं, जो भी टैक्स सिस्टम है, वो सारा उद्योगों के हिसाब से इसके ऊपर लगेगा। यानी पर्यटन को बना दिया गया है उद्योग। तो ये भी एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और इस प्रकार से हमने 33 फ्लैगशिप कार्यक्रमों के बारे में पढ़ा। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। और असिस्टेंट प्रोफेसर आरएस वगैरह के लिए राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित नोट्स वगैरह आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे। हिस्ट्री 360 आप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। और आपका कोई सुझाव है तो आप जरूर बताएं। धन्यवाद।